हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिक लंच एमसीक्यूज। आज के सेशन में हम लोग सिंक्रोनस मशीन टॉपिक के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और उसके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए सिंक्रोनस मशीन के ऊपर वो हम लोग आज इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं और ये स्पेशली आपके इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके जो आने वाले एग्जामिनेशन है एसएससी के पेपर 1 के एग्जामिनेशन के लिए, सो दैट आपको एक ब्रीफ आइडिया आ जाए कि प्रीवियस ईयर्स में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए इस सिंगल टॉपिक के ऊपर सिंक्रोनस मशीन के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग आज इस सेशन में वो कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारे एसएससी के लिए जो हमने स्पेशल सेशंस को शुरुआत की उसका हमारा पार्ट 9 है। अगर इसके पहले के प्रीवियस पार्ट नहीं देखे होंगे तो आप आई बटन पर आपको लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ, उस पर आप क्लिक करके जाके देख सकते हो या फिर आप डायरेक्टली चैनल को ब्राउज करके देख सकते हो। काफ़ी मेनली जो इंपॉर्टेंट है एसएससी के लिए वो हमने सेशंस उसमें कवर कराया है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। देखिए, जो प्रीवियस सेशन में मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन हमारा इल्यूमिनेशन का जो हमारा सेशन था प्रीवियसली, उसमें मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था द मीन हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर ऑफ अ लैम्प, वो हमें फाइंड आउट करना है जब हमारे पास टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स है 400 पाई का। ठीक है, तो वो हमें कितना होगा। ठीक है, MHSCP मीन हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर और ये ऑफ अ लैम्प हमें पूछा गया। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स में उस सेशन में आपको ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, MHSCP हो जाएगा हमारा टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स कितने हमारे पास 400 पाई और हमारे पास डिवाइड किससे करेंगे हम लोग ट्वाइस पाई से। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस पाई से इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि हेमिस्फेरिकल की बात की है। अगर आपके पास एक कैंडल है, ठीक है, ये मान लो एक कैंडल है, तो ये हम लोग इतने ही प्लेन में हम लोग उसका हेमिस्फेरिकल में हम लोग इसका ल्यूमिनेंस वो हम लोग मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स ये है हमारा मीन हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर, इतने ही हाफ हेमिस्फेयर में हम लोग इसका कैंडल पावर मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसको ट्वाइस पाई से डिवाइड करें। अगर हमारा फुली स्पेरिकल रहता है तो हम लोग 4 पाई से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 400 डिवाइडेड बाय 2 ये हो जाएगा हमारा 200 कैंडेलास। ओके, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। और जिन स्टूडेंट्स ने इसका करेक्ट आंसर दिया उनका नाम है जय श्री कृष्णा, इमरान हसन, प्रिया मेश्राम, शिवांगी पटेल, पालाकोंडा हेमाश्री, नीतीश कुमार, बाबूराव गावंडे, मंदार इससरे, कोटा दिनेश एंड सुभाजित गराई। सो शाउट आउट टू यू गाइस। आप 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सबसे पहले आपने हमारा ये प्रीवियस सेशन में जो भी मैं आपको क्वेश्चन पूछा था उसका करेक्ट आंसर आपने हमें कमेंट किया। ठीक है, अगर आप भी चाहते हो कि आपका नाम मैं मेरे नेक्स्ट सेशन में लूँ तो आपको इस सेशन को ध्यान से देखने का, सेशन के एंड में जो भी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है उसका आप करेक्ट आंसर मार्क करेगा, आपको हमें वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। ध्यान में रखिएगा, टॉप 10 स्टूडेंट आई विल सिलेक्ट। ओके, और ये भी बात मैं बताना चाहता हूँ कि आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ दोज पीपल, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर ही दिया है। ठीक है, सो शाउट आउट टू यू गाइस एज वेल, बट ड्यू टू द टाइम कंस्ट्रेंट मैं इतने सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंसिडर नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, तो ये जो हमारा इल्यूमिनेशन का सेशन है प्रीवियसली जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किए थे यूनिट्स के साथ में, ये जाके देखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा जस्ट प्रीवियस सेशन है। ठीक है, इसमें हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन एसएससी के लिए काम में होंगे। ठीक है, यूजफुल रहेंगे। और मैं आपको ये भी बात बता दूँ, जो स्टूडेंट्स इस सेशन को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, नए होंगे चैनल पे, वो स्टूडेंट हमारे ये एसएससी के लिए जो हमने महा मॉक टेस्ट से सीरीज शुरुआत की थी, ठीक है, हमारे नए चैनल कोचिफाई पे, ये हमारा एक 4 आवर्स का सेशन है। ठीक है, उसमें हमने 200 क्वेश्चंस कंप्लीटली डिस्कस किए जो आपको पेपर 1 के एसएससी के पेपर 1 में पूछने जाते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास 100 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के, 50 जनरल अवेयरनेस के और 50 जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के हमने ऐसे मिला के 200 क्वेश्चन एक ही सेशन में कवर कराया। ठीक है, ये जाके आप देखिएगा और आपको स्कोर आपका फाइंड आउट करना है कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो करेक्टली। ठीक है, हमारे जस्ट एज अ मॉक टेस्ट पैटर्न में ही हमने ये सेशन लाया है, उसको भी आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके जाके देख सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छा मुझे इसका रिस्पॉन्स भी मिला है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, द आर्मेचर रिएक्शन इन अ सिंक्रोनस मशीन डिपेंड्स अपॉन। आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन द मेन फील्ड फ्लक्स। जैसे हमारे पास में यहाँ पे अगर हम लोग सिंक्रोनस मशीन की बात करते हैं तो आर्मेचर के कंडक्टर्स कहाँ पे रहते हैं, हमारे स्टेटर के अंदर। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो फील्ड रहती है, ठीक है, प्लस माइनस, इसके कारण यहाँ पे डीसी फील्ड के कारण इसमें ईएमएफ सेटअप होता है। तो ये ईएमएफ जहाँ पे हमारे आर्मेचर कंडक्टर्स में सेटअप होता है तो वो खुद का और एक ईएमएफ प्रोड्यूस करता है और वो काउंटरएक्ट करता है हमारे मेन फील्ड फ्लक्सेस के साथ। ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन, और वो डिपेंड करता है हमारे लोड करंट पे और हमारे पावर फैक्टर ऑफ द लोड पे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, एक सिंक्रोनस मशीन के ऊपर एक ऑन एन एवरेज हम लोग ब्रीफली क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे सो दैट आपको एक आइडिया आ जाए एग्जामिनेशन में किस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी। आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट जो है सिंक्रोनस मशीन के अंदर वो डिपेंड करता है लोड करंट पे और पावर फैक्टर पे, दोनों पे। ओके, सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अंडर द फुल लोड रनिंग कंडीशन द स्लिप ऑफ अ सिंक्रोनस मशीन इज।
फुल लोड रनिंग कंडीशन में बात कर रहे हैं सिंक्रोनस मशीन की। बट आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि सिंक्रोनस मशीन हमारा कौन सी स्पीड पर रन होता है, सिंक्रोनस स्पीड पे, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारा उसका जो रोटेटिंग स्पीड रहता है NR, वो रहता है डायरेक्टली सिंक्रोनस स्पीड। तो उस केस में हमारा जो स्लिप है वो 0 हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्लिप का फॉर्मूला क्या है, स्लिप इज इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड अपॉन सिंक्रोनस स्पीड इंटू 100। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो रोटर स्पीड है वही सिंक्रोनस स्पीड है, ठीक है, क्योंकि सिंक्रोनस मशीन कंप्लीटली सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट होता है। अगर हमारे पास 4 पोल का मशीन है तो वो 1500 RPM पे अगर रोटेट हो रहा है, ठीक है, उसका सिंक्रोनस स्पीड तो वही उसका ही रोटर का स्पीड रहेगा, ठीक है। तो इसी के कारण हमारा जो स्लिप रहता है वो 0 रहता है अंडर फुल लोड रनिंग कंडीशन के अंदर, ठीक है। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ 3-फेज सिंक्रोनस मोटर। इसमें से कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट है 3-फेज सिंक्रोनस मशीन का? लो स्टार्टिंग करंट, लो स्टार्टिंग टॉर्क, हाई स्टार्टिंग टॉर्क या फिर नो स्टार्टिंग टॉर्क। तो 3-फेज सिंक्रोनस मशीन इज हैविंग अ नो स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है, बिकॉज इट इज़ नॉट अ सेल्फ स्टार्टिंग। हमें कुछ ऑक्सिलरी मेथड्स अप्लाई करने पड़ते इन ऑर्डर टू रोटेट द सिंक्रोनस स्पीड एट अ सिंक्रोनस रोटर एट अ सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस मोटर को हमें सिंक्रोनस स्पीड पर रन करने के लिए, ठीक है, उस हमें कुछ ऑक्सिलरी सप्लाईज देने करते या फिर ऑक्सिलरी प्राइम मूवर्स यूज़ करने पड़ते हैं, सो दैट हम लोग उसका जो रोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड पे रन करा सके। दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ सेल्फ स्टार्टिंग लाइक अ 3-फेज इंडक्शन मोटर, ध्यान में रखिएगा। एंड द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ 3-फेज सिंक्रोनस मोटर इज अ नो स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा, काफ़ी आसान से सवाल है। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एन अल्टरनेटर हैज़ अ 9 स्लॉट्स पर पोल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पिच फैक्टर इफ ईच कॉइल स्पैन हैज़ अ 8 स्लॉट पिचेस। ओके, हमें पिच फैक्टर यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो पिच फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, KP जिसको हम लोग डिनोट करते हैं वो है हमारा कॉस ऑफ अल्फा बाय 2, करेक्ट। तो इसमें सबसे पहले तो हमें अल्फा फाइंड आउट करना होगा, और अल्फा क्या होता है, कॉर्डिंग एंगल है हमारा, वो है हमारा Q इंटू गैमा। ओके, और गैमा क्या आता है, हमारे पास स्लॉट्स पर पोल कितने हैं, वो है हमारे पास 9। ओके, और कॉइन स्पैन जो है हमारे पास 8 स्लॉट पिचेस का है। तो दैट मीन्स हमारी जो कॉइल है वो शॉर्ट पिच है 1 स्लॉट से, ठीक है, हमारी जो कॉइल है 1 स्लॉट से शॉर्ट पिच कर दिया गया है, ठीक है। और इस केस में ये जो गैमा है हमारे पास में, ठीक है, ये है हमारा एंगुलर स्पैन या फिर हम लोग जिसको कह सकते हैं एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच स्लॉट। ओके, तो वो होता है एंगल, और उसमें भी आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो हम लोग एंगल कवर्ड बाय ईच पोल कितना रहता है, पाई। दैट मीन्स ये पाई है हमारा इलेक्ट्रिकल डिग्रीज के अंदर। ओके, तो इसमें गैमा कितना हो जाएगा हमारे पास, पाई बाय 9, दैट मीन्स 180 अपॉन हम लोग लिखेंगे 9, दैट इज आ जाएगा हमारे पास 20 डिग्री। तो इस केस में हमारे पास अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि क्यू का जो वैल्यू है हमारा वो है 1। ओके, तो हमारा अल्फ़ा हो जाएगा गैमा जितना, ठीक है, दैट मीन्स हमारा 20 डिग्री आ जाएगा। तो हम लोग KP निकाल पाएंगे, KP इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फ़ा कितना है 20 अपॉन 2। ओके, दैट मीन्स कॉस ऑफ 10 डिग्री विल बी आर पिच फैक्टर। ओके, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन SSC JEE में पूछा गया है, ठीक है। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5। एक चीज़ मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि हमने प्रीवियसली अभी मैंने टॉप 50 अल्टरनेटर के क्वेश्चंस का सेशन लिया था, ठीक है। वो जाके देखिएगा चैनल पे, अभी भी रिसेंटली मैंने अपलोड किया, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके अल्टरनेटर या फिर सिंक्रोनस मशीन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। AE लेवल और JEE लेवल हमने दोनों भी उसमें कवर करा है, मीडियम टू हार्ड लेवल के क्वेश्चन हमने उसमें कवर करा है, उसको जाके देखिएगा। इसके साथ में आपको वो भी जाके देखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि रिपीटेडली मैंने इसमें वो क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किए, ठीक है, उसको आपको जाके सेपरेटली देखना होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन हमने उसमें डिस्कस किया, ठीक है। उसका भी लिंक मैं आपको आई बटन पे आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू द सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा गया। इट इज़ अ सेल्फ स्टार्टिंग मशीन, नहीं, ये तो सेल्फ स्टार्टिंग मशीन नहीं है, मैंने अभी बताया आपको। द फील्ड वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन द रोटर, करेक्ट। फील्ड वाइंडिंग हमारा DC सप्लाई रहता है यहाँ पे प्लस माइनस पे, ठीक है, वो हम लोग रोटर पे प्लेस करते हैं, इसके भी काफ़ी एडवांटेजेस है। इट इज़ अ कांस्टेंट स्पीड मोटर, करेक्ट। सिंक्रोनस स्पीड मोटर इसलिए बनाई जाती है कि हमारे सिंक्रोनस स्पीड पे रन हो पाए। ओके, इट इज़ अ कांस्टेंट स्पीड मोटर, ये तो करेक्ट है। द आर्मेचर वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन द स्टेटर, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। जो आर्मेचर वाइंडिंग रहती है हमारे स्टेटर पे ऊपर प्लेस की जाती है। ओके, तो दैट मीन्स ऑप्शन ए इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक ये भी चीज़ मैं आपको बता, तो ये आपको मैंने अभी बताया था कि इट इज़ नॉट अ सेल्फ स्टार्टिंग मशीन, तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ डैम्पर वाइंडिंग
हम लोग इसको सेल्फ स्टार्टिंग बना सकते हैं, या फिर हम लोग एक्सटर्नल प्राइम मूवर से उसका रोटर रन करा सकते हैं, ठीक है, जब तक कि वो सिंक्रोनस स्पीड पर रन नहीं होता, ठीक है। जब हमारा सिंक्रोनस मोशन जो है सिंक्रोनस स्पीड पर रन होना शुरू हो जाता है, तो उस केस में हम लोग उसको निकाल भी सकते हैं एक्सटर्नल प्राइम मूवर को। ओके, इट कैन बी अ मोटर, एक्सटर्नल प्राइम मूवर, दैट मीन्स इट कैन बी अ मोटर विच इज कनेक्टेड टू द combined shaft of the synchronous machine so that वो उसको रोटेट करा सके। ओके, so the next question is question number 6. The stator winding of an alternator is normally connected in star to eliminate the dash harmonic component of the voltage waveform. हमारी स्टेटर वाइंडिंग जो है अल्टरनेटर की वो कौन से स्टार फैशन में हम लोग कनेक्ट करते हैं, सो दैट हम लोग कौन से नंबर का हार्मोनिक को एलिमिनेट कर पाएंगे, ठीक है, कौन सा नंबर का हम लोग हार्मोनिक कंपोनेंट एलिमिनेट कर पाए वोल्टेज वेवफॉर्म। तो वो है हमारा थर्ड हार्मोनिक, ठीक है, वो हम लोग स्टार में कनेक्ट करते सो दैट हम लोग थर्ड हार्मोनिक है इसको एलिमिनेट कर पाए। ओके, क्योंकि ये थर्ड हार्मोनिक ही हमारा काफ़ी डोमिनेटिंग रहता है बाकी हार्मोनिक से, क्योंकि जितने भी हमारे हार्मोनिक नंबर इंक्रीज होते जाएंगे, जैसे हमारा थर्ड हार्मोनिक है, फिफ्थ है, ठीक है, तो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसकी जो इंटेंसिटी वो कम होते जाएगी। ओके, और यही हम लोग इसीलिए हम लोग जो स्टार में कनेक्शन करने के लिए यही फ़ायदा होता है कि हम लोग उसका जो हार्मोनिक है थर्ड हार्मोनिक उसको एलिमिनेट कर पाए। ओके, और ये हार्मोनिक्स क्यों आते हैं, सबसे पहली बात तो वो तो आपको जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारी फ्लक्स वेवफॉर्म रहते हैं वो हमारे कभी भी परफेक्टली साइनोसाइडल नहीं रहते। ओके, और वो जो इफेक्ट रहता है हार्मोनिक्स का हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं बाय यूजिंग शॉर्ट पिच्ड कॉइल विद अ कॉर्डिंग एंगल, यूजुअली हमारा अबाउट रहता है 30 इलेक्ट्रिकल डिग्रीज, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इसको आप भी क्रॉस चेक कर सकते हो। ओके, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। सो विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. The slip ring employed in a three-phase synchronous machine are insulated for. The slip ring employed in a three-phase synchronous machine are insulated for. जो स्लिप रिंग्स हम लोग थ्री फेज सिंक्रोनस मशीन में लगाते हैं वो किसके लिए इंसुलेट की जाती है, लो वोल्टेज, हाई करंट, हाई वोल्टेज, या फिर यहाँ पे जो ऑप्शंस में है उसमें से करेक्ट आंसर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो वो हम लोग इंसुलेट करते हैं फॉर अ लो वोल्टेज। ओके, क्योंकि हमें काफ़ी लो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट रहती है इन ऑर्डर टू सेटअप द फ्लक्स, और वो हमारा डीसी सप्लाई से हम लोग सिंक्रोनस मशीन के अंदर रोटर साइड में जो हम लोग फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट करते हैं उसमें हम लोग लो वोल्टेज के लिए इंसुलेट करके रखते हैं, ठीक है। जो स्लिप रिंग्स हम लोग वहाँ पे कनेक्ट करते हैं उसमें हमारा लो वोल्टेज के लिए वो इंसुलेटेड रहते हैं, जो रहता है हमारा डीसी वोल्टेज। ओके, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. The ratio of armature leakage reactance to the synchronous reactance of a large modern alternator is about. ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। The ratio of armature leakage reactance to the synchronous reactance of a large modern alternator is about 0.2. ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न अल्टरनेटर का रहता है हमारा 0.2। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. सिंक्रोनस मोटर कैन ऑपरेट एट, सिंक्रोनस मोटर ही ऐसी मोटर है जो हमारा लैगिंग, लीडिंग एंड यूनिटी पावर फैक्टर तीनों पे ऑपरेट कर सकती है, ठीक है। अगर हम लोग इसका कर्व देखेंगे, ये वी कर्व, तो ये अगर हम हो गया हमारा फील्ड करंट और ये है हमारा आर्मेचर करंट। ओके, तो इसमें से हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारा जो एक्साइटेशन है हम लोग कम या ज़्यादा करते हैं, जैसे कि ये हमारे नो लोड के लिए एक्साइटेशन है, ठीक है, ये मीडियम लोड के लिए और ये फुल लोड के लिए, ठीक है। तो हमारा जो यूनिटी पावर फैक्टर इस पॉइंट पे आता है, ठीक है, सेंटर पॉइंट पे, तो मिनिमम करंट पे, तो हम लोग अगर लेफ्ट या राइट शिफ्ट होते हैं तो हम लोग लैगिंग या लीडिंग पावर फैक्टर में मूव ऑन हो सकते हैं। दैट मीन्स हमारे सिंक्रोनस मशीन है, हम लोग लैगिंग, लीडिंग एंड यूनिटी पावर फैक्टर पे हम लोग उसको ऑपरेट कर सकते हैं, डिपेंडिंग और हम लोग किस तरीके से उसका फील्ड करंट को एक्साइट करते हैं, फील्ड एक्साइटेशन हम लोग किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए हम लोग इसको सिंक्रोनस मशीन को लैगिंग में भी ऑपरेट कर सकते हैं, लीडिंग, या फिर हम लोग यूनिटी पावर फैक्टर में भी उसको ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. इन अ सिंक्रोनस मोटर द आर्मेचर करंट हैज़ अ हायर वैल्यूज ऑफ डैश. सिंक्रोनस मोटर के अंदर जो आर्मेचर करंट रहते हैं उसमें हायर वैल्यूज रहते हैं किसके, हायर एक्साइटेशन, लोअर एक्साइटेशन, हाई एक्साइटेशन या लो एक्साइटेशन ओनली। सो ध्यान में रखिएगा, इट हैज़ अ बोथ हाई एक्साइटेशन एंड लो एक्साइटेशन। ओके, इन सिंक्रोनस मोटर द आर्मेचर करंट हैज़ अ हायर वैल्यूज फॉर हायर एक्साइटेशन एज वेल एज लोअर एक्साइटेशन। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। We'll see the next question, question number 11. Which of the following is a static exciter? इसमें से कौन सा static exciter है, DC separately excited generator, amplidyne, metadiene या फिर rectifier? तो rectifier is a static exciter, ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। The next question is question number 12. In a three-phase synchronous motor, if the direction of its field current is reverse, अगर हमारी थ्री-फेज सिंक्रोनस मोटर में फील्ड करंट की डायरेक्शन अगर हम लोग चेंज करते हैं तो उसमें हमारे क्या इफेक्ट होगा, द वाइंडिंग्स ऑफ द मोटर विल बर्न,
द मोटर विल स्टॉप, नहीं मोटर स्टॉप नहीं होगा। द मोटर विल रन इन द रिवर्स डायरेक्शन, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। द मोटर विल कंटिन्यू टू रन इन द सेम डायरेक्शन, करेक्ट, ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि हम लोग अगर मैग्नेटिक फील्ड करंट भी हम लोग उसको रिवर्स कर देते तो ड्यू टू द मैग्नेटिक लॉकिंग द रोटर विल कंटिन्यू टू रन एट द सेम डायरेक्शन एज इट वॉज बिफोर। क्योंकि आपको पता है जो हमारे मैग्नेट्स रहते हैं वो हमारे पोजीशन जो रहती है अपोजिट पोलैरिटी को डायरेक्टली लॉक कर लेते हैं। तो मशीन अगर एक डायरेक्शन में जैसे क्लॉकवाइज अगर रन हो रही है तो उसके लिए इतना सडनली पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उसके इनर्शिया काफ़ी ज़्यादा रहता है, उसका वेट रहता है, कुछ फाइनाइट वेट रहता है उसका, उसलिए इतना पॉसिबल नहीं होगा कि वो डायरेक्टली सडनली उसका स्पीड चेंज कर सके। ठीक है, वो उसी डायरेक्शन में रन होना शुरू करेगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो है मैग्नेटिक इंटरलॉकिंग हमारी टूट जाएंगी, बट आफ्टर इंटरलॉकिंग हमारे जो पोल्स रहे वो डायरेक्टली अट्रैक्ट हो जाएंगे एक दूसरे के और वो मैग्नेटिक इंटरलॉकिंग के ही कारण हमारा जो सिंक्रोनस मशीन है अगर हमने फील्ड करंट भी चेंज कर दिया तो वो सेम डायरेक्शन में रन होना शुरू करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, द एडवांटेजेस ऑफ स्टेशनरी आर्मेचर ऑफ अ सिंक्रोनस मशीन इज। हम लोग स्टेशनरी आर्मेचर ही क्यों प्रेफर करते हैं? ठीक है, हमारे पास दो मेथड रह सकते हैं। एक तो हमारे पास जो आर्मेचर है वो हम लोग फील्ड पे रख सकते हैं और जो फील्ड है फील्ड वाइंडिंग हम लोग रोटर पे प्लेस कर सकते हैं, या फिर जो आर्मेचर है हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग हम लोग रोटर पे प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और जो फील्ड है हम लोग या फिर स्टेटर पे प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि हमारे पास इस मेथड में जहाँ पे हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग रोड स्टेटर पे कनेक्ट करते हैं उस केस में हमें जो ब्रशेस की रिक्वायरमेंट रहती है सिर्फ 2 ब्रशेस की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि हमारे पास डीसी सोर्स जो एक्साइटेशन की लगता है वो सिर्फ प्लस और माइनस यहाँ पे 2 ही हमें ब्रशेस की रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन यहाँ पे अगर 3 फेस की अगर हम लोग बात करें तो हमें 3 ब्रशेस की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इसकी काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस भी है। हम लोग हाई वोल्टेज इंसुलेशन हम लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते रोटर के अंदर। ओके, और आर्मेचर के अंदर लार्ज पावर हम लोग कलेक्ट करते या फिर हम लोग उसको प्रोवाइड करते, तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा हमारे रोटर पे अगर हम लोग उसको प्लेस करेंगे। ठीक है, और कूलिंग जो है वो इफिशिएंटली हम लोग कर पाएंगे अगर हमारे आर्मेचर कंडक्टर जो हमारे स्टेटर पे रहते हैं, तो दैट मीन्स वो स्टेशनरी रहते हैं। तो ठीक है, तो दीज आर ऑल द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द यूजिंग आर्मेचर कंडक्टर्स ऑन अ सिंक्रोनस मशीन ऑन अ स्टेटर साइड। तो उस केस में हमारे पास जैसे ऑप्शन में गिवन है रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ स्लिप रिंग्स, ये तो मैंने अभी बताया आपको। डिफिकल्टी ऑफ प्रोवाइडिंग हाई वोल्टेज ऑन इंसुलेशन ऑन रोटर, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। हम लोग हाई वोल्टेज इंसुलेशन रोटर पे प्रोवाइड नहीं करा सकते। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग आर्मेचर कंडक्टर्स अगर रोटर पे प्रोवाइड करेंगे तो द आर्मेचर इज एसोसिएटेड विद अ लार्ज पावर एज कम्पेयर टू द फील्ड सर्किट्स, ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो दैट मीन्स ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, वो जो मैंने सेशन आपको यहाँ पे थोड़ी देर पहले बताया था, जो हमने अल्टरनेटर का सेशन दिया था उसको जाके देखिएगा, क्योंकि अल्टरनेटर में हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने उसमें कवर करा है। डेफिनेटली आपको उसमें से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, 1 से 2 क्वेश्चंस अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जेई या ए लेवल के दोनों पे एग्जामिनेशन के लिए वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, सो विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अ सिंक्रोनस मोटर कैन बी स्टार्टेड बाय। सिंक्रोनस मोटर को हम लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? प्रोवाइडिंग डैम्पर वाइंडिंग, डीसी कंपाउंड मोटर या फिर पोनी मोटर। तो दीज आर द ऑल ऑफ एनी ऑफ द ऑप्शंस कैन बी अवेलेबल फॉर द स्टार्टिंग द सिंक्रोनस मोटर। तो इसमें से हम लोग कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग डैम्पर वाइंडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, डीसी कंपाउंड मोटर से उसके रोटर को कनेक्ट करके स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर हम लोग पोनी मोटर जो स्मॉल मोटर्स रहती है उसका भी यूज़ करके हम लोग सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट अ सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 15, द स्पीड रेगुलेशन ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर इज ऑलवेज। द स्पीड रेगुलेशन ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर इज ऑलवेज 0। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको काफ़ी इसमें से डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन बताया था, क्योंकि बिकॉज द सिंक्रोनस मोटर रन्स एट अ सिंक्रोनस स्पीड। So the next question is question number 16. The resultant armature voltage of a synchronous motor is equals to what? Resultant armature voltage of a synchronous motor is equals to vector difference of EB and V. ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, जो हमारे मशीन के अंदर EMF रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो बैक EMF जो रहता है जिसको हम लोग कहते हैं वो डिपेंड करता है हमारे रोटर एक्साइटेशन के ऊपर। ओके, और जो हमारा डिफरेंस है नेट वोल्टेज का आर्मेचर स्टेटमेंट स्टेटर का, तो वो वेक्टर डिफरेंस रहता है हमारा V एंड EB पे। ठीक है, सो विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर इज यूज्ड फॉर पावर फैक्टर करेक्शंस। ठीक है, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर हम लोग पावर फैक्टर करेक्शंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है।
We'll see the next question. Question number 18. The synchronous motor is not inherently self-starting because synchronous motor हमारी सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है, उसमें से कौन सा करेक्ट होगा? देर इज नो स्टार्टिंग डिवाइस टू एक्सेलरेट द रोटर नियर टू द सिंक्रोनस स्पीड. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. हमारे पास ऐसा कुछ स्टार्टिंग डिवाइस नहीं रहता सिंक्रोनस मोटर के जो हमारे रोटर को सिंक्रोनस स्पीड पे रन करा सके इनिशियली. ओके, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, ये थे प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. आपको ध्यान से इसको अटेम्प्ट करना है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछे गए. अगर आप और चाहते हैं कि मैं एक और सेशन लेके आऊँ सिंक्रोनस मशीन टॉपिक के ऊपर, तो मैं आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा. ठीक है, या फिर अगर इसके अलावा और आप दूसरे भी टॉपिक्स चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, सो दैट हम लोग आने वाले कुछ ही दिनों में उसको कंप्लीटली कवर अप करेंगे. ठीक है. The next question is question number 19. At what condition synchronous motor can be used as a synchronous capacitor? कौन से कंडीशन में हम लोग सिंक्रोनस मोटर को एज अ सिंक्रोनस कैपेसिटर करके यूज़ कर सकते हैं? तो वो है हमारा ओवर एक्साइटेड मोड में अंदर. ठीक है, तो उस केस में हम लोग सप्लाई कर पाएंगे रिएक्टिव पावर एंड द ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर ड्रॉज द लीडिंग करंट. ये भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी. अगर हमें एज अ सिंक्रोनस कैपेसिटर करके यूज़ करना होगा इसको, तो नो लोड में हम लोग रन करते हैं और ओवर एक्साइटेड मोड में हम लोग उसको ऑपरेट करते हैं. ओके. The next question is question number 20. In a synchronous motor, the magnitude of a back EMF depends upon. सिंक्रोनस मोटर के अंदर जो मैग्नीट्यूड रहता है बैक ईएमएफ का, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है हमारे डीसी एक्साइटेशंस ओनली. ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है. थोड़ी देर पहले अभी मैंने आपको बताया था, अगर हमारा एक्साइटेशन वोल्टेज कम या ज़्यादा होता है तो हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होती है, और हमारे पास जो चेंज होता है वो हमारा होता है बैक ईएमएफ, उसके कारण चेंज होता है. एंड दैट बैक ईएमएफ इट डजंट डिपेंड अपॉन द स्पीड एंड लोड. ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी. ओके, दैट मीन्स जो सिंक्रोनस मोटर के अंदर जो मैग्नीट्यूड रहता है बैक ईएमएफ का, वो डिपेंड करता है डीसी एक्साइटेशन के ऊपर. ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है. We'll see the next question. Question number 21. The power output of a synchronous motor is directly proportional to the synchronous reactance, inversely proportional to the synchronous reactor, या फिर independent of the synchronous reactance. तो ध्यान में रखिएगा, power output of a synchronous motor is inversely proportional to the synchronous reactance, because power output को हम लोग कैसे लिखते हैं? P is equals to VT into EF upon XS into sin del. आप देख सकते हैं पावर आउटपुट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सिंक्रोनस रिएक्टेंस. ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22. इन एन अल्टरनेटर इफ अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री देन फाइंड द पिच फैक्टर. यहाँ पे पिच फैक्टर पूछा गया केपी का. ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने इसलिए आपको एक बार फिर से एक क्वेश्चन ऐड कर दिया. इस केस में हमारा अल्फा क्या रहता है? ये रहता है हमारा शॉर्ट पिच एंगल, जो कि हमारे पास गिवन है 60 डिग्री से शॉर्ट पिच कर दिए हमारी वाइंडिंग्स. ओके, तो शॉर्ट पिच एंगल कितना हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा हमारा 180 माइनस कॉइल स्पैन. ओके, अल्फा है हमारे पास 60 डिग्री इलेक्ट्रिकल का. ओके, तो हम लोग सिंपली फाइंड आउट क्या करेंगे? केपी का वैल्यू, इसमें और कोई ज़रूरत ही नहीं. केपी विल बी इक्वल्स टू कॉस ऑफ 60/2. इट विल बी इक्वल्स टू √of 3/2. ऑप्शन 3/4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर. ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है. हम लोग √3/2 ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और अंडर रूट में कम्प्लीटली 3/4 ये भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि √4 हो जाता है 2. दोनों भी ऑप्शंस में ध्यान में रखिएगा, कभी कभी कन्फ्यूजन हो सकता है. विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 23. द टॉर्क एंगल ऑफ अ 3-फेज मोटर डिपेंड्स अपॉन इट्स. टॉर्क एंगल जो है हमारे सिंक्रोनस मोटर का, 3-फेज सिंक्रोनस मोटर का, वो डिपेंड करता है लोड पे. यहाँ पे लोड पे वो डिपेंड करता है. ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी. ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है. टॉर्क एंगल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? डेल से. ठीक है, एंड इट इज़ द एंगल बिटवीन रोटर फ्लक्स एंड द स्टेटर फ्लक्स, एंड बोथ आर रोटेटिंग एट द सिंक्रोनस स्पीड. ओके, जैसे जैसे हम लोग लोड बढ़ाते जाते हैं सिंक्रोनस मशीन के अंदर, टॉर्क एंगल जो है हमारा डेल वो भी इंक्रीज हो जाता है. बट एक कंडीशन ऐसी आ जाती है, उस केस में हमारे रोटर हो जाता है, रोटर हमारा पुल आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म हो जाता है. दैट मीन्स हमारा सिंक्रोनिज्म टूट जाता है रोटर के साथ में, और मोटर हमारी स्टॉप हो जाती है. ठीक है, हम लोग एक पर्टिकुलर फाइनाइट पॉइंट के बाद हम लोग उसके ऊपर लोड नहीं बढ़ा सकते. सिंक्रोनस मोटर की बात कर रहा हूँ. ठीक है, सिंक्रोनस मोटर के ऊपर, एंड इन दैट केस द मोटर विल पुल आउट ऑफ अ सिंक्रोनिज्म. दैट मीन्स सिंक्रोनिज्म टूट जाएगा उनका, और वो हमारा मोटर वो स्टॉप हो जाएगा. ओके, और ध्यान में रखिएगा जो हमारा टॉर्क एंगल रहता है 3-फेज सिंक्रोनस मोटर का, वो डिपेंड करता है हमारे लोड पे. विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 24. इफ एन अल्टरनेटर इज ऑपरेटिंग एट अ यूनिटी पावर फैक्टर देन इट्स टर्मिनल वोल्टेजेस. अगर हमारा अल्टरनेटर ऑपरेट कर रहा है यूनिटी पावर फैक्टर पे, तो उसका टर्मिनल वोल्टेज क्या रहता है? वो रहता है हमारा लेस देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ विथ पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन. तो हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज रहता है, अगर हमारा अल्टरनेटर ऑपरेट कर रहा है यूनिटी पावर फैक्टर पे,
तो लेस देन इंड्यूस ईएमएफ रहता है उसका टर्मिनल वोल्टेज, और वो ऑपरेट करता है पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन पे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, एंड यू शुड रिमेंबर दैट एट अ हायर लीडिंग लोड्स द टर्मिनल वोल्टेज इज ग्रेटर दैन द इंड्यूस ईएमएफ, और उस केस में जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो हमारा नेगेटिव रहता है एट हायर लीडिंग लोड्स पे। उस केस में हमारा नेगेटिव हमारा ये आ जाता है, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन। और हमारा जितना लैगिंग पावर फैक्टर लो रहेगा उतना हमारा वोल्टेज डिक्रीज होगा फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। और इस केस में क्या क्वेश्चन में हमारे पास पूछना है, ये गिवन है यूनिटी पावर फैक्टर पे हमारा टर्मिनल वोल्टेज इज लेस दैन द ईएमएफ विद अ पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन। ओके, ये दोनों भी केसेस आपको ध्यान में रखनी होगी। और आपको मेन बेसिक रीजंस क्या होते हैं कॉजेस ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन द अल्टरनेटर, वो भी ध्यान में रखने की, जैसे कि हमारे पास आर्मेचर सर्किट वोल्टेज ड्रॉप है, या फिर आर्मेचर रिएक्टेंस, या फिर आर्मेचर रिएक्शन। दीज आर द सम ऑफ द कॉजेस ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप इन द अल्टरनेटर। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। हंटिंग ऑकर्स इन एन डैश मोटर, डीसी शंट मोटर, सिंक्रोनस मोटर, डीसी सीरीज या फिर इंडक्शन मोटर। हंटिंग जो है हमारे सिंक्रोनस मोटर पे, सिंक्रोनस मोटर के अंदर आती है। और उसके कॉजेज़ क्या है हंटिंग के, सडन अगर हम लोग लोड चेंज करेंगे, या फिर अगर हमारे सिस्टम के अंदर फॉल्ट आ रहा है, या फिर हमारे साइक्लिक वेरिएशंस हो रहा है लोड टॉर्क के साथ में, या फिर अगर हमारा सडन चेंज हो रहा है फील्ड करंट के अंदर, तो जाके हंटिंग होते हैं। हंटिंग मतलब क्या होता है, जब हमारे रोटर सर्च कर रहा है हमारे न्यू इक्विलिब्रियम पोजिशन को, ठीक है। अगर हमने सडनली लोड कर दिया, ये हो गया हमारे स्टेटर पोल और ये हो गया हमारा रोटर पोल्स, उस केस में अगर हम लोग सडनली लोड अप्लाई करते हैं तो ये एंगल डिस्टर्ब हो जाता है, उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, और वो ऑसिलेट करना शुरू करते हैं रोटर पोल्स को, और उसी ऑसिलेशन को हम लोग कहते हैं हंटिंग। ओके, और इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग डैम्पर वाइंडिंग यूज़ करते हैं, या फिर हम लोग फ्लाई व्हील यूज़ करते हैं। ओके, आपने कभी कभी देखे होगे जनरेटर्स के साइड में इस तरीके से एक डेड वेट जो है वो कनेक्ट रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं फ्लाई व्हील। वो उसका इनर्शिया एक अचीव हो जाने के बाद में वो एक कांस्टेंट स्पीड पे रन होते रहता है, ठीक है। तो वही हमारा हंटिंग को रिड्यूस कर रहा है, दैट मीन्स ऑसिलेशन को डैम्प आउट करने का काम करता है हमारा फ्लाई व्हील। ओके, और इफेक्ट क्या हो सकते हैं उसका, हो सकता है लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म। ये इफेक्ट काफ़ी मेजर है हंटिंग का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आई होप आपको इसका आंसर समझ में आएगा। हंटिंग ऑकर्स इन एंड सिंक्रोनस मोटर, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये स्टेटमेंट ही है, बेसिकली हंटिंग जो है ये फिनोमेना सिंक्रोनस मोटर के अंदर होता है। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। द स्टेटर कोर ऑफ अ सिंक्रोनस मशीन इज बिल्डअप ऑफ व्हाट। स्टेटर कोर जो है सिंक्रोनस मशीन वो किससे बना रहता है, स्टेनलेस स्टील से, सिलिकॉन स्टील, कास्ट आयरन या फिर कास्ट स्टील। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। हमारे स्टेटर कोर जो रहता है वो बना रहता है सिलिकॉन स्टील से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, हम एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए जो स्टेटर कोर है हमारा लैमिनेट किया जाता है। ओके, और उसका जो लैमिनेशन रहता है वो रहता है हमारा 0.4 to 0.5 mm में। ओके, और वो स्टैम्पिंग्स के फॉर्म में बना रहता है, और वो एक दूसरे को एक स्टैम्पिंग्स बना के हम लोग एक स्टेटर कोर को फॉर्म करता है। वो हमारे स्टेटर फ्रेम के अंदर हम लोग फिक्स करते हैं उसको, और वो स्टैम्पिंग्स जो रहती है बेसिकली वो रहती है सिलिकॉन स्टील की। दैट मीन्स स्टेटर कोर इज अ मेडअप ऑफ सिलिकॉन स्टील लैमिनेशंस। ओके, सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। सिंक्रोनस मोटर वर्किंग एट ए लीडिंग पावर फैक्टर कैन बी यूज्ड एज। सिंक्रोनस मोटर हमारा लीड पावर फैक्टर पे वर्क कर रहा होगा तो हम लोग एज अ उसको क्या वर्क करते हैं, वोल्टेज बूस्टर, फेज एडवांसर, या फिर नॉइज एंटर, या फिर मैकेनिकल सिंक्रोनाइजर। तो एज अ हम लोग उसको फेज एडवांसर करके भी यूज़ करते हैं। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। सिंक्रोनस मोटर शाफ्ट्स आर इज मेड अप ऑफ। सिंक्रोनस मोटर के जो शाफ्ट है वो किसके बने रहते हैं, अल्निको, क्रोम स्टील, माइल्ड स्टील या फिर स्टेनलेस स्टील के। तो सिंक्रोनस मोटर के जो शाफ्ट रहते हैं वो बने रहते हैं माइल्ड स्टील के। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। सिंक्रोनाइजिंग पावर ऑफ अ सिंक्रोनस मशीन इज। सिंक्रोनाइजिंग पावर सिंक्रोनस मशीन का क्या है, ये डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं हमारे सिंक्रोनस रिएक्टेंस पे। ये टाइप के भी क्वेश्चन आपको सेम क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए थे ऑन द टॉपिक ऑफ सिंक्रोनस मोटर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। टू लिमिट द ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ द सिंक्रोनस मोटर इट शुड हैव अ प्रॉपर। हमारे ऑपरेटिंग टेम्परेचर को लिमिट करने के लिए सिंक्रोनस मोटर के
उसको प्रॉपर करंट रेटिंग की ज़रूरत रहती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन द सिंक्रोनस मोटर टॉपिक। अगर आप भी चाहते हो कि मैं और कुछ सेशन क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँ तो आपको सिंक्रोनस मशीन के ऊपर, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपको क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, डिटरमाइन द आई एंड द वोल्टेज अक्रॉस द 7 ओम रेजिस्टेंस फॉर द नेटवर्क। यहाँ पे 7 ओम्स का जो रेजिस्टेंस है इसमें से हमें करंट और वोल्टेज फाइंड आउट करना है। इसका करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। तो आशा करता हूँ मेरा सेशन आपको समझ में आएगा। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा पीडीएफ्स के लिए। हमारे इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट से पोस्ट हम लोग आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। हमारे नए चैनल कुछ भी को आप यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो गाइस, फॉर द नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू एंड हैव अ नाइस डे।